कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंद्राणी जीएस एकेडमी पे। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम, सभी को नमस्कार। बीपीएससी घटना चक्र का सीरीज कर रहे थे हम लोग, और हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास कंप्लीट कर दिया था। प्लेलिस्ट पूरी रेडी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। आज हम शुरू करेंगे मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, और 3 क्लास में मेडाइवल हिस्ट्री को खत्म करेंगे लाइन बाय लाइन सारे क्वेश्चन को, और एनसीईआरटी का जो भी व्याख्या घटना चक्र का होता है उसको लाइन बाय लाइन करेंगे। साथ में जो जो फैक्ट्स इस बुक में नहीं भी हैं उसको भी क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये 3 क्लास के बाद धमाकेदार सब्जेक्ट हमारा शुरू होगा, मॉडर्न हिस्ट्री, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज हमको करना है मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमण, ये चैप्टर शुरू होता है। पहले अगर इसको लाइन बाय लाइन करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिएगा, भारत पे जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो सबसे पहले किसने किया। भारत पे मुस्लिम आक्रमण सबसे पहले किसने किया, क्वेश्चन पूछता है। देखिए ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले अगर आक्रमण किया तो अरबों ने। सबसे पहले अरब आक्रमण हुआ भारत पर। भारत पर सबसे पहले अरब का आक्रमण हुआ। अरबों ने आक्रमण किया, अरबों का आक्रमण हुआ, याद रखिएगा। जल्दी से शॉर्ट में देख लेंगे, फिर तो सब हम लोग को घटना चक्र में देखना ही है। 712 एडी में आप सभी जानते हैं किसने, तो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हरा दिया था। राजा दाहिर को हराकर कहा, सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में, सिंध और मुल्तान के क्षेत्र में कब्जा कर लिया था। ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन आपसे अगर पूछेगा कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण किसने किया भाई, तो भारत ने सबसे पहला जो तुर्क आक्रमण किया, भारत ने जो तुर्क आक्रमण हुआ भारत पर, तो भारत पर लिखिएगा, भारत पर तुर्क आक्रमण जो हुआ वो किया सुबक्तगीन ने। सुबक्तगीन ने। अल्पतगीन जो था गजनी वंश का संस्थापक, उसका जो बेटा था सुबक्तगीन ने, इसने भारत पर किया। आपको जो पंजाब के हिंदू शाही राजा थे, पंजाब के जो हिंदू शाही राजा थे जयपाल, हिंदू शाही राजा को हराया, जयपाल को हराया, याद रखेंगे। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मोहम्मद गजनवी आता है और 17 बार अटैक करता है, जिसमें से कि 1009 में आपको 1009 में नागरकोट का मंदिर जो हिमाचल प्रदेश में है, और 1025 ईस्वी में आपको भयंकर लूटपाट मचाता है। कहां, तो आपको सोमनाथ में। हालांकि जब वापस लौटता है तो जाटों द्वारा लूट लिया जाता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। मोहम्मद गजनवी से आप लोग पूछता है कि इसका दरबारी कवि कौन था, इसका दरबारी कवि, तो फिरदौसी जो था इसका दरबारी इतिहासकार था, याद रखिएगा। और उतबी जो था इसका दरबारी कवि था। इसी के साथ भारत आया था अल बरूनी जो है, इसी के साथ साथ भारत आया था। उसने भारत के संस्कृत में बहुत कुछ पढ़ा लिखा और किताब उल हिंद की रचना की। अब इतनी बातें देख लिए हैं, अब हम लोग देखिए घटना चक्र की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। यहां से गौर राजवंश के बारे में है, मोहम्मद गौरी के बारे में है। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक घोट पानी पीना चाहेंगे और शुरू करते हैं आज का मुकदमा। चलिए दोस्तों देखिएगा, पहला सवाल कह रहा है हमारा, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया था। तो यहां से मोहम्मद गौरी से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं मोहम्मद गौरी सबसे पहले कहां कहां लड़ाई किया। तो 1175 में सबसे पहले मोहम्मद गौरी सिंध को जीत लेता है। याद रखेंगे, सिंध को जीत लिया था। उसके बाद
सिंध को जीतने के बाद 1178 में पहली बार हार का सामना करना पड़ता है उसको। पहली बार हारता है किससे? तो आपको देखिए सोलंकी वंश के जो राजा थे मूलराज द्वितीय, कहीं कहीं भीम द्वितीय भी लिख के आता है क्योंकि 1178 में ही मूलराज द्वितीय हट गए थे और भीम द्वितीय सिंहासन पर बैठे थे। तो इसको, इस युद्ध को कहते हैं आबू का युद्ध। माउंट आबू जो है ना राजस्थान में, माउंट आबू का युद्ध, ये पहली बार आपसे पूछेगा कि किससे हारा और कहां हारा। तो 1178 एडी में मार खाया था गौरी, किससे? तो मूलराज द्वितीय से, मूलराज द्वितीय से, ठीक है, याद रखिएगा। छोटे एग्जामों में भीम द्वितीय भी लिख के आ जाता है, भीम द्वितीय भी, भीम सेकंड भी लिख के आ जाता है। तो भीम सेकंड और मूलराज सेकंड दोनों याद रखिएगा। उसके बाद फेमस युद्ध होता है तराइन का, तराइन का युद्ध होता है और भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण हुआ, जिससे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, उसके बाद मुगल वंश, इतने दिन भारत गुलाम रहा। तो उनका एक और एक कारण माना जा सकता है पृथ्वीराज चौहान, हमारे जो अंतिम सम्राट थे, उनकी गलती। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन फर्स्ट लिख रहे हैं, कहा हुआ था? तराइन में। तराइन कहाँ है? हरियाणा के जगह पर है। और उस समय पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली की गद्दी पर बैठे हुए थे। और 1191 की बात है, गौरी को हरा दिए, हरा कर माफ कर दिए, छोड़ दिए, या गौरी भाग गया, अब वो इतिहास की बात है। पृथ्वीराज चौहान के जो दरबारी कवि थे उनका नाम क्या था? चंद बरदाई। और उनकी जो रचना है, उनकी रचना का नाम था पृथ्वीराज रासो, याद रखिएगा। और इसी के बाद होता है तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध होता है जिसमें पृथ्वीराज हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी जीत जाता है, याद रखेंगे। और उसी समय 1192 के बाद गौरी इक्ता प्रदान करता है आपको, अपना एक गुलाम को इक्ता प्रदान करता है, मतलब स्टाफ बना के भेजता है कि तुम रूल करो, हम अपने गौर वापस लौट रहे हैं, तुम रूल करो। तो यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। एक बात और जान लीजिएगा, 1192 के बाद 1194 में एक और युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध, चंदावर का युद्ध हुआ था किसके साथ? तो पृथ्वीराज चौहान के ही मौसेरे भाई थे जयचंद। जयचंद, जयचंद कहा जाता है ना कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जयचंद को एक गाली के तौर पर बोला जाता है, क्योंकि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, गौरी को कई भेद बता दिए थे, कई राज बता दिए थे। तो इस चलते जयचंद को भी देखिए चंदावर के युद्ध में गौरी क्या करता है? लपेट देता है, यानी कि हरा देता है और मार देता है। अब देखिए यहां से शुरू करते हैं घटना चक्र, अपना अपना घटना चक्र शुरू करते हैं। तो हमारा प्यारा सा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है, दुलारा सा टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं। भारत पर मुस्लिम आक्रमण। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? याल्दौज, इल्तुतमिश, कुबाचा या ऐबक? देखिए मोहम्मद गौरी के 4 गुलाम थे, 4 उसके सिपासलार थे, मेन मेन जो उसके बॉडीगार्ड समझ लीजिए, स्टाफ समझ लीजिए। एक था आपको बख्तियार खिलजिया, जो जाके बिहार में आके समझिए कि तबाही मचा दिया, नालंदा विश्वविद्यालय जला दिया, ठीक है। और एक था आपको एक था आपको याल्दौज, और एक था कुबाचा, और एक था ऐबक। कौन कौन हो गए? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुबाचा, याल्दौज और बख्तियार खिलजी। तो ये बख्तियार खिलजी को तो बंगाल साइड भेज दिया, बिहार बंगाल साइड भेज दिया, और कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना प्रथम अख्ता प्रदान किया था, याद रखिएगा। लेकिन याल्दौज और कुबाचा का भी नजर था कि हम भारत की गद्दी पर बैठेंगे मोहम्मद गौरी जब टपकेगा। तो इसी चलते आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो लाहौर में, लाहौर इसकी राजधानी थी, ये दिल्ली कभी नहीं आया था, ठीक है। दिल्ली का जो प्रथम सुल्तान होगा वो इल्तुतमिश हो जाएगा, जिसे गुलामों का गुलाम कहते हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रदान स्थापित हो गई। भारत में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अख्ता या इक्ता, इक्ता भी कहा जाता है, प्रदान किया था। 1192 से 1206 तक उसने गौरी के प्रतिनिधित्व के रूप में उत्तरी भारत पर के विजित भागों का प्रशासन संभाला। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया। तो ये लोग कौन थे? मोहम्मद गौरी एक तुर्क था, अफगान नहीं था, एक तुर्क था, याद रखिएगा।
और 1192 से लेके 1206 तक कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, प्रशासन संभाला गौरी के नाम पर। समझे, उस समय तक गौरी जिंदा था, लेकिन 1206 में गौरी क्या हुआ, 1206 में गौरी का निधन नहीं, गौरी टपक गया। और उसके बाद गुलाम वंश की शुरुआत होती है। गुलाम वंश की शुरुआत होती है, गुलाम वंश शुरू होता है, किसने शुरू किया, इसका संस्थापक कौन था, तो 1206 से लेके 1290 गुलाम वंश, इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, लाखों का दान देने वाला कहा जाता था, ऐसा सुनने को मिला है, अपने को नहीं पता है, सुनने को मिला है। और उसका चौगान खेलते हुए यानी कि पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसने बनाया, जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनाया था, जो एक हिंदू और जैन मंदिर था। चौहान वंश के राजा थे विग्रहराज चतुर्थ, याद रखिएगा। इसके बाद खिलजी वंश आता है, खिलजी वंश आता है, जो आपको 1290 से लेके 1320 तक चलता है, याद रखिएगा। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश आता, खिलजी वंश, गुलाम खिलजी तुगलक, तुगलक वंश आता है, तुगलक वंश 1320 से लेके 1414 तक चलता है, सबसे लंबा टाइम। पूछेगा सबसे लंबा राजवंश किसका था, तो तुगलक वंश का। इसी तुगलक वंश में एक राजा हुए, एक सुल्तान हुए, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। अभी सब चलेंगे, बस 1 मिनट कहानी सुन लीजिए। फिरोज शाह तुगलक जिसने 37 साल तक राज किया, याद रखिएगा 37 साल तक राज किया, ठीक है। तुगलक वंश के बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश कब से कब तक चलता है, तो 1414 से लेके 1414 से लेके 1451, और 1451 से लेके 1526 तक चलता है लोदी वंश। और लोदी वंश का ही जो संस्थापक था बहलोलवा, बहलोल लोदी जो था, बहलोलवा ही मात्र 38 साल तक सुल्तान बना बैठा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुल्तान, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा गद्दी पर बैठने का रिकॉर्ड कायम किया है, तो बहलोल लोदी आप याद रखेंगे। चलिए अब ये सबको मिटा उटा देते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ने का है, घटना चक्र का व्याख्या तो अब पढ़ेंगे ही, ठीक है। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य द्वारा कब पराजित हुआ, हम आपको बता दिए थे 1178 में। सबसे पहले 1175 में जीत गया था, किससे जीत गया था, तो आपको सिंध, और ये आपको सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था, जीत गया था। लेकिन 1178 में चालुक्य राजा सोलंकी राजा से हार गया। देखिए मोहम्मद गौरी ने 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, ठीक है भाई। इस समय गुजरात के अहिलवाड़ चालुक्य, अहिलवाड़ के जो चालुक्य शासक थे, मूलराज द्वितीय थे। उस समय मूलराज द्वितीय की संरक्षिका उनकी विधवा माता नायिका देवी था, कई बार पूछा था, याद रखिएगा। नायिका देवी ने गौरी के विरुद्ध चालुक्य सोलंकी सेना का नेतृत्व किया। माउंट आबू पर्वत के पास, माउंट आबू जो पर्वत है, जहां गुरु शिखर है, पर्वत के पास कहसहड़ा के मैदान में चालुक्य या सोलंकी सेना ने महमूद गौरी को पराजित कर दिया। यह महमूद गौरी की भारत में पहली हार मानी जाती है, कई बार पूछा है। कुछ स्रोतों में भीम द्वितीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1873 का जिक्र मिलता है। संभवतः यह विवाद मूलराज द्वितीय के शासनकाल 1778 में समाप्त होने और भीमराज द्वितीय के शासनकाल 1778 में प्रारंभ होने के कारण, हम आपको बताएं ना 1778 में ही मूलराज द्वितीय हट गए थे, और आपको कौन आके बैठ गए थे, तो भीम द्वितीय। तो इतिहासकार में मतभेद है कोई, क्योंकि जो सेनापति थी वो नायिका देवी थी, किनकी माता थी, मूलराज द्वितीय की। तो कई लोग राजा जो है भीम द्वितीय को मानते हैं, कई लोग बोलते हैं मूलराज द्वितीय। तो याद रखिएगा, मार खाया था गौड़िया, मार खाया था। आगे देखिएगा, गुजरात में ही पिटा गया था। अब आगे देखिएगा, दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, गुलाम वंश के बारे में जानेंगे। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था, देखिए 1206 में जब गौरी टपक गया, तो उसके बाद गुलाम वंश की स्थापना की किसने, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। मात्र 4 साल रहा बेचारा,
उसके बाद चौगान खेलते हुए यानी कि पोलो खेलते हुए इसकी जान चली गई। याद रखिएगा, चौगान जानते हैं ना, घोड़ा पे बैठ के खेला जाता है, ऐसे ऐसे डंडा से मारा जाता है, मतलब गोल्फ देखे हैं ना, जो गोल्फ की तरह खेला जाता था, घोड़ा पे बैठ के, बहुत बड़ा मैदान होता था, उसके लिए राजा लोग ही खेलते थे, आम आदमी खैर क्या ही खेलेगा। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निशानपुर के काजी फरीकुद्दीन अहमद अजीज कुकी के दास के रूप में खरीदा गया था। काजी ने उसे उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया। ऐबक में बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान गाया करता था, इसीलिए इसको कुरान खान की भी उपाधि धारण की है। आपसे पूछेगा किस दिल्ली सल्तनत ने कुरान खान की उपाधि धारण की है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, गोरी ने अमीर आखुर के पद पर, अच्छा वो तो बाद का है, यहाँ पर देखिए कुरान खान है ना, कुरान खान जो कुरान का पाठ करने वाला की उपाधि किसने धारण की है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाद में गौरी ने उसको खरीद लिया और गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया उसने, और गौरी ने उसको आमिर ए आखुर के पद पर बैठा दिया। आमिर ए आखुर मतलब समझिए होता होगा सबसे बड़ा गुलाम और सबसे मतलब चहेता गुलाम, ठीक है। और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक बना। याद रखिएगा, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था, ऐबक को कभी औपचारिक रूप से सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की। देखिए सुल्तान की जो उपाधि जो थी ना, वो खलीफा से सनद पत्र जो है प्राप्त करके मिलती थी। और आपसे पूछेगा कि भारत का पहला सुल्तान कौन था, वैध सुल्तान, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। ऐसे भी पूछेगा कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, तो इल्तुतमिश हो जाएगा। और खलीफा से सर्टिफाइड मतलब ऐसे अटेस्टेड करके मतलब कौन सुल्तान बना, तो इल्तुतमिश बना, याद रखिएगा, ठीक है। उसने तो कभी ये सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया, वो अपने आप को मलिक और सिपा सलार कहता था, ठीक है। अपने से ही संतुष्ट रहा, उसी पदवियों से संतुष्ट रहा। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली। आपसे ये पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक को दास्ता से यानी कि गुलामी से आजादी कब मिली, तो गौरी का जो बेटा था गयासुद्दीन, उसने 1208 में मुक्ति पत्र दे दिया कि जाओ अब तुम गुलाम नहीं हो, तुमको राजा बन के ऐश करो, ठीक है। आगे चलिए, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी भाई? भाई कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। लाहौर कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 के बाद लाहौर के विशिष्ट जनों एवं अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सार्वभौम शक्ति ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः उसने लाहौर जाकर सत्ता ग्रहण की तथा 1206 में औपचारिक रूप से सिंहासन रूढ़ हो गया। ऐबक की राजधानी लाहौर थी। गद्दी पर बैठने के बाद ऐबक के सामने सबसे बड़ी कठिनाई गौरी के दास और उसके राज्य के उत्तराधिकारी यालदौज और कुबाचा थे। जो गौरी के दो और दास थे, यालदौज और कुबाचा, अब पूरा नाम तिजाउद्दीन और नासिरुद्दीन आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं है, यालदौज और कुबाचा याद रखेंगे, के तरफ से ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह कुबाचा से कर दिया। कुबाचा से क्या किया, अपनी बेटी का विवाह कर दिया, इसको दामाद बना लिया और इसको अपने पल्ले में ले लिया। लेकिन यालदौज से अभी भी खतरा बना रहता था, इस चलते वो दिल्ली नहीं आया और लाहौर में ही राज किया और लाहौर में ही चलता बना, ठीक है। आगे देखेंगे, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक 2.5 दिन का झोपड़ा जो मस्जिद बनाया गया था, उसको 2.5 दिन में कुतुबुद्दीन ऐबक जब वहां से गुजर रहा था तो बोला था कि हम यहाँ से जब लौटेंगे तो 2.5 दिन में इस मंदिर को मस्जिद बना देना। तो मंदिर आपसे पूछता है कि ओरिजिनल में बनाया था किसने, तो वो विग्रह राज चतुर्थ ने बनाया था। चौहान वंश के राजा थे, याद रखिएगा, विग्रह राज चतुर्थ। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए दार उल इस्लाम क्या होता है। दार, देखिए इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे आदरणीय मोहम्मद पैगंबर साहब, उन्होंने बोला था कि जो मतलब धरती है उस पर एक सूर्य है, एक चांद है, तो एक ही राजा होना चाहिए पूरे धरती पर, उसको कहते थे खलीफा। खलीफा, और खलीफा क्या करता था,
आपको सर्टिफिकेशन देता था कि तुम फलाने जगह के सुल्तान, तुम फलाने जगह के सुल्तान। मतलब जो भी जहां का सुल्तान रहेगा वो खलीफा के अंदर रहेगा और शरीयत के हिसाब से चलेगा, मतलब इस्लाम के हिसाब से चलेगा। उसी को कहते थे दार उल इस्लाम। मतलब याद रखिएगा, मतलब इस्लाम के हिसाब से ही, इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए ही सारा राजपाट चलेगा। तो मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम पर एक भाग माना जाता है वो था इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश 1206 के बाद 1210 में इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है और इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि देखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम था ऐबक और ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश। याद रखिएगा, ठीक है, गुलामों का गुलाम। इल्तुतमिश के काल में 1229 में बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश के को खिल्लत प्रदान की। अब सल्तनत सैद्धांतिक रूप से बगदाद के खलीफा के अधीन दार उल इस्लाम का एक भाग बन गया। तो खिल्लत पूछेगा, दिल्ली का प्रथम वैध सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। आगे देखेंगे, देखिए इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मुक्त किया था मलिक जानी को। ठीक है, याद रखेंगे, मलिक जानी को। देखिए इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का भी आक्रमण हुआ था। चंगेज खान के दामाद को कोई मार दिया था और उसको खोज रहा था, और वो जो जो उसका हत्यारा था वो भारत में शरण लेना चाहता था। तो भारत में इल्तुतमिश के दरबार में आया। पहले तो इल्तुतमिश सोचा विचार किया, लेकिन जब उसको पता चला कि चंगेज खान इसको ढूंढ रहा है और हमारे राज्य पर अटैक कर सकता है, तो उसको बोला कि भाई तुम कल्टी मारो, हम तुमको नहीं रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये लोग बहुत सोच समझ कर चलते थे। मतलब राजपूत राजा की तरह नहीं थे कि भावनाओं में बह के कि जो एक बार रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो वाला सीन नहीं था। मतलब दिमाग से चलते थे और दिमाग से ही चलना भी चाहिए क्योंकि राजपाट में देखिए बस आपका थी नहीं होता है, अगर कोई और बाहरी आक्रमणकारी आके अटैक करता था। क्योंकि ये सब जब चंगेज खान लोग इतना मारकाट मचाते थे दोस्तों, इतना मारकाट कि सुनिएगा तो रूह कांप जाएगा। मतलब भाला में, खैर बाद में ये सब चलिए घटना चक्र कर रहे हैं, कभी हिस्ट्री क्लास होगी तो विस्तार में बात करेंगे। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना के मध्य युद्ध हो गया। मतलब देखिए बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार करके राजमहल की पहाड़ियां के पास एक आपको जो एक मतलब जनजाति से लड़ाई हो गया तेलियागढ़ी के पास। हिसामुद्दीन एवाज और शाही सेना बोली तो इल्तुतमिश की सेना। अतः दोनों में क्या हुआ, दोनों में आपको दोनों पक्षों में सुलह हो गई और इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने बोला है? देखिए राजत्व के उसके सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये बात हो रही है ग्यासुद्दीन बलबन की। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुर्क ए चहलगानी क्या है, तो ये एक 40 तुर्क सरदारों का एक ग्रुप था जिसको बनाया था इल्तुतमिश ने। तो उसी चारों, बाद में तो रजिया बनती है, रजिया के बाद बलबन बनता है। तो जो 40 तुर्क सरदार थे उसी में एक सरदार था बलबन। ठीक है, अब बलबन जब गद्दी पे बैठता है तो बोलता है तो बहुत गलत हो गया, ये तो मेरा सब 40 को मेरा दोस्त है, हमको तो वैल्यू नहीं देगा, हम कुछ बोलेंगे तो हंस देगा, मजाक उड़ा देगा। तो बलबन क्या बोलता है, राजत्व का सिद्धांत लाता है। बोलता है कि मैं हूं जिल्ले इलाही, यानी कि जिल्ले इलाही मतलब अल्लाह की मैं परछाई हूं डायरेक्ट, और नियाबते खुदाई मतलब मैं खुदा का प्रतिनिधित्व करता हूं इस धरती पर। मतलब सुल्तान जो है वो खुदा का प्रतिनिधित्व करता है, खुदा का प्रतिनिधि है धरती पर। और मैं जिल्ले इलाही हूं मतलब कि मैं डायरेक्ट अल्लाह की परछाई हूं, और तुम लोग सिजदा और पैबौस करोगे। मतलब कहने का मतलब कि जो तुम लोग 40 तुर्क सरदारों, पहले तो उसको भंग कर दिया, बोला तुम लोग का कोई वैल्यू नहीं, और अगर मेरे ऊपर मतलब बलबन के ऊपर कोई अंकुश लगाया, कोई उसके काम को बोल दिया कि अरे ये फलाना काम ठीक नहीं है, तो रक्त और लौह की नीति, मतलब रक्त लौह को, मतलब लोहा को लोहा में खून लगा देंगे। मतलब तो समझिए रहे हैं, ऐसे खच खच खचाक लोहा में खून लगा देंगे, रक्त और लौह की नीति बलबन ने लाया। नियामते खुदाई और जिल्ले इलाही बलबन ने बोला,
और बोला कि तुम लोग सिजदा और पैबोस करोगे। ईरान के तरफ एक आपको कॉन्सेप्ट चलता था सिजदा का, जब राजा या सुल्तान आते थे ना तो ऐसे 4 बार आपको 4 बार ऐसे ऐसे करना पड़ता था, उसको कहते थे सिजदा। और पैबोस का मतलब होता है कि एकदम डायरेक्ट दंडवत मार दीजिए, राजा आया तो इसे छलांग लगा के डाइव मार दीजिए, और डाइव मार के एकदम पैर पर चूमना होता था, मतलब उसके कदमों को चूमना होता था, उसको कहते थे पैबोस। तो सिजदा और पैबोस बलबन ने शुरू किया, नवरोज उत्सव बलबन ने शुरू किया, रक्त और लौ की नीति बलबन ने शुरू किया, थ्योरी ऑफ किंगशिप यानी कि राजत्व का सिद्धांत बलबन ने शुरू किया, नियाबते खुदाई यानी कि खुदा का मैं प्रतिनिधित्व हूं बलबन, और जिल्ले इलाही बलबन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बलबन के बारे में ये शब्द कहा है आपको आरपी त्रिपाठी ने। ठीक है, आरपी त्रिपाठी देखिए बहुत फेमस इतिहासकार थे। आरपी त्रिपाठी की एक पुस्तक है सम एस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर। आरपी त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर में बलबन के राजत्व के अवधारणा को समझते हुए कहा है कि राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांत पर आधारित थे। उन्होंने बलबन के राजत्व के संदर्भ में प्रस्तुत अपने इस निष्कर्ष के लिए जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा बलबन के राजत्व सिद्धांत के विषय पर प्रस्तुत विवरण के आधार पर बनाया है। संभवतः इस कारण बिहार लोक ने, मतलब बर्नी ने एक पुस्तक लिखा, अपने ग्रंथों में लिखा है बलबन के बारे में। ये सब बात जो हम आपको बताएं वो बर्नी ने लिखा, और बर्नी को ही कोट किया अपने बुक में सम एस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर। याद रखिएगा किसने किया है, तो आरपी त्रिपाठी। यूपीपीसीएस में ये पूछा भी है कि आरपी त्रिपाठी के पुस्तक का नाम क्या है, तो सम एस्पेक्ट ऑफ द मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेटर, याद रखिएगा बहुत फेमस बुक है। आगे, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत, मतलब वही बात हो गया जो हम आप लोग को डिवाइन ऑफ राइट, मतलब ईश्वरीय अधिकार है, जो सुल्तान बन गया है उसको डायरेक्ट भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिला है। और पैगंबर के बाद सेकंड स्थान, मतलब इस्लाम धर्म में आप जानते हैं ना अल्लाह के बाद अगर कोई है तो पैगंबर है। ठीक है, पैगंबर के बाद कोई नहीं, तो पैगंबर के बाद जो स्थान है वो सुल्तान का है, वो इसने बोला था। देखिए, बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, मतलब नियाबत ए खुदाई है, और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है, मतलब पैगंबर के बाद किसका स्थान, तो सुल्तान का। ठीक है, राजा जिल्ले इलाही या जिल्ले इलाही, जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही है, अर्थात ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसने पुत्र बुखरा खान से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। मतलब उसने अपने बेटे से बोला था कि जो राजा का जो पद होता है वो उसको निरंकुश ही होना चाहिए, मतलब कोई उस पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, जिल्ले अल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बलबन ने किया। आगे देखेंगे, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, बलबन ने अपनाई। ठीक है, सब हम आप लोगों को बता दिए, वही चीज लिखा हुआ है, सेम टू सेम चीज लिखा हुआ है। देखिए, नियाबत खुदाई और वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखेंगे, तुगरिल खान ने इसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। देखिए, तुगरिल खान को बंगाल का सूबेदार, बंगाल और बिहार का सूबेदार बना के भेजा था बलबन। अब तुगरिल खान क्या किया ना, वहां जाके बोला कि हम अपने राजा बनेंगे, तुम निकलो साइड से। तो तुगरिल खान को मतलब से निपटने के लिए बलबन ने 2 बार फौजें भेजी, 2 बार फौजें भेजी। देखिए, बलबन ने तुगरिल खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था, उसने स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया, और उसने सुल्तान मुगिसुद्दीन का उपाधि धारण किया, अपने नाम का सिक्का भी चलवा दिया और खुतबा भी पढ़वा दिया। बलबन तुगरिल के विरोध को दबाने के लिए अमीन खान और उसके उपरांत बहादुर के नेतृत्व में सेना भेजा, किंतु असफल रहा। अतः खुद बलबन ने अपने पुत्र बुगरा खान के साथ बंगाल के तरफ बढ़ा, किंतु तुगरिल खान अपनी राजधानी छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अतः तुगरिल खान पकड़ा गया, उसकी हत्या कर दी गई, और बलबन ने उसके पुत्र बुगरा खान को बंगाल का इख्तियारी नियुक्त कर दिया।
चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगला अगला पेज, एक क्वेश्चन और है, उसके बाद खिलजी आ जाएगा। इसमें किसने भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की है? जैसे अपन मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर क्रिश्चियन धर्म में, वैसे हिंदू धर्म में मनाया जाता है आपको जो होलिका दहन के बाद हमारा नव वर्ष शुरू होता है, वैसे ही ईरानियों का मतलब फारसियों का जो आपको पर्व होता है उसको नवरोज कहते हैं। और भारत में नवरोज शुरू किया था किसने? बलबन ने, याद रखिएगा, ठीक है। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287 21 वर्ष तक आपको बना रहा था, याद रखिएगा, ठीक है। नवरोज ईरानी नव वर्ष है, वही है जिसको पैबोस और सिजदा सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की, जो फारसी परंपरा के अनुकरण था। अब चलिए आगे देखते हैं खिलजी वंश। खिलजी वंश देखते हैं। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन खिलजी। देखिए गुलाम वंश का आखिरी शासक था क्यूमर्स। क्यूमर्स जो था गुलाम वंश का आखिरी शासक था, और इसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन खिलजी बेचारा बहुत उदार टाइप का व्यक्ति था, मतलब चोर उर पकड़ाता था ना उसके दरबार में, तो आके उससे रो रो के पूछता था, अरे तुम काहे चोरी करते हो जी, क्यों ऐसे करते हो, मेरा दिल दुखाते हो, और फिर उसको मार देता था। मतलब कभी कभी माफ भी कर देता था, मतलब बहुत उदार टाइप का था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना की। उसने अपना राज्यभिषेक 1290 ईस्वी में कैकुबा द्वारा बनवाए गए अपूर्ण किलागुड़ी जो है, किलोखरी जो है, के महल में करवाया था। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने उदार निरंकुशतावाद के सिद्धांत को सामने रखा। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने उदार निरंकुशतावाद का प्रतिपादन किया? तो जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी, क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म के राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से, देखिए वो प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। यह शब्द किसने लिखा है? अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, अलाउद्दीन खिलजी जो था ना, अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, मतलब कि मैं सिकंदर का आईना हूं, मैं दूसरा सिकंदर हूं। और वो खलीफा अलीफा को कोई वैल्यू नहीं देता था, और इस्लाम में उसकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं थी, मतलब था तो इस्लामिक, लेकिन उसको ये नहीं था कि मतलब सबसे ऊपर धर्म है और खलीफा से हमको कोई सुल्तान का पद चाहिए, ऐसा कोई उसका थी नहीं था। उसको खुद सिकंदर बनना था, इसीलिए साउथ अभियान वगैरह सब कर रहा था और उसको पूरे वर्ल्ड पे फतह करना था। तो वो जो उसका जो राज्य था, उस जानता था कि जब हमको पूरा दुनिया जीतना है तो अपने राज्य को मजबूत करना पड़ेगा, और अपने राज्य को मजबूत करने के लिए राज्य के अंदर धर्म लाता था, मतलब सबसे ऊपर राज्य उसके बाद धर्म। तो याद रखिएगा, वही पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो किसने कहा है ये आपको S.A.L. श्रीवास्तव का ये कथन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द सल्तनत ऑफ दिल्ली 711 से 1526 एडी किसकी पुस्तक है? A.L. श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने धर्म को राज्य के अधीन लाने और एक ऐसे घटक परिचय करने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाता है। मतलब सेक्युलर टाइप का था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि जैसे औरंगजेब ने किया, जैसे सिकंदर लोदी ने किया कि मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना। हालांकि मूवी में आप लोग जो देखे वो कितना सच है हम नहीं जानते हैं, क्योंकि मलिक मोहम्मद जैसी की जो पद्मावत है वो एक कल्पना आधारित है। खुसरो ने एक पोयम लिखा था और खुसरो के पोयम को सोच के ही पोयम बना दिया, कंपेयर कर दिया कि राणा रतन सिंह ही है, और जो फलाना फलाना वो किसी और मुस्लिम नाम पर पोयम लिखा था। तो मलिक मोहम्मद जैसी कल्पना कर दिया कि वो जो राजा के बारे में खुसरो लिख रहा था वो राजा रतन सिंह ही थे और ये खिलजी ही था और वो पद्मावती ही थी। तो ऐसा जरूरी नहीं है, हुआ होगा अटैक, और लेकिन रानी पद्मिनी का जौहर का जो कथा है वो तो सत्य है, तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि वो उससे प्रेम ही करता होगा इस चलते जौहर हुआ होगा। देखिए राजस्थान की महिलाएं जो थी, मतलब जो रानियां थी, और ऐसे भी जौहर करती थी। जब युद्ध में जब वो राजपूत राजा जब हार जाते थे
तो उन लोग जौहर ऐसे भी कर लेती थी। तो इसमें ये सच नहीं होगा कि एक बार दिखाया, दर्पण से देखा, अब हो सकता है होगा, लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी है। आगे देखते हैं। जब उसने राजत्व के सिद्धांत प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र रहा। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो ये कहा है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। याद रखिएगा कि जब वह सुल्तान बना तो वो शरिया के कानून यानी कि इस्लामिक कानून से पूरी तरह स्वतंत्र था। उलेमा लोग जो थे, मतलब इस्लामिक स्कॉलर जो थे, इसके ऊपर धौंस नहीं जमा पाते थे अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, क्योंकि ये इसको बनना था, जान रहे हैं ना, इसको बनना था डोनाल्ड ट्रंप। तो यार जब अब डोनाल्ड ट्रंप आपको फतेह करना है पूरा, अब आपको प्रधानमंत्री बनना है। अब अपने गांव में नहीं, आपको गांव का आदमी नहीं कोई चिन्हेगा, तो आप कहाँ से प्रधानमंत्री बनिएगा? तो पहले अपने गांव में तो कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा ना। अंदर से भले आप राक्षस हो, लेकिन आपको तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, जलाउद्दीन जियाउद्दीन बर्नी ने, देखिए जियाउद्दीन बर्नी ने उस कथन उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता हूं कि, देखिए अलाउद्दीन खिलजी खुद कह रहा है, मैं नहीं जानता हूं कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित है। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूं उसी को करने की आज्ञा देता हूं। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपथ के विषय में बलबन के विचारों को पुनः जीवित किया। वह राजा का सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचना नहीं की। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत, नासिर और अमीर उल मुमनीन कहा है। याद रखिएगा, इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ऐसा प्रथम सुल्तान बना जो उलेमा वर्ग जो थे उससे भी, वो उलेमा वर्ग से भी प्रभाव से दूर रहा। आगे चलिएगा, वो बोला मतलब कहने का जो राज्य के लिए अच्छा होगा वही करेंगे। हो सके मतलब अगर हमको आखिरी दिन में कुछ जन्नत के जगह वो मिल जाए। तो कहने का मतलब है, देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने आपको भूमि कर 50% कर दिया था। पूछता है क्वेश्चन, 1/2 कर दिया था, आपको 1/2% कर दिया था। याद रखिएगा, घड़ी एवं चढ़ाई कर, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल नियंत्रण प्रणाली, ये सब किसने किया था? घोड़ा को दागने की प्रथा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। दक्षिण अभियान, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोल के विरुद्ध लड़ते हुए मौत हो गई? कई बार पूछा है, जफर खान। याद रखिएगा, जफर खान की मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते समय। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? तो उनके पति का नाम राणा रतन सिंह है। ठीक है, राणा रतन सिंह थे उनके पति का नाम। पद्मिनी की कहानी के आधार पर 1540 में मलिक मोहम्मद जैसी, मतलब समझिए 200 साल बाद, ठीक है, पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह के अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। विदुषी का मतलब क्या होता है जानते हैं? विदुषी का मतलब होता है स्कॉलर, मतलब बहुत पढ़ी लिखी, अत्यंत सुंदर भी थी और बहुत पढ़ी लिखी भी थी। आमिर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया था। उस समय आमिर खुसरो जिंदा थे, 7 सुल्तान का शासनकाल देखे थे वो भी, और उनके गुरु औलिया भी। और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शिबा से कर दी। ठीक है, से कर दी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। तो देखिए, जो आमिर खुसरो ने पोयम लिखा उसी को सोच के मलिक मोहम्मद जैसी ने कब 1540 में पद्मावत लिख दिया, पद्मावत, और इसी से कहानी बन गई। तो अटैक तो किया था और सारे नाम भी सच हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग कितना सच है कितना झूठ है वो अपने को नहीं पता है। आगे देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? चित्तौड़ के शासक उस समय कौन थे? तो राणा रतन सिंह थे, याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? देखिए देवगिरी के जो शासक थे उस समय रामचंद्र देव थे, ठीक है, रामचंद्र देव थे, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के यादव वंशी शासक रामचंद्र देव था, याद रखिएगा। रामचंद्र देव किस वंश के राजा थे? तो यादव वंश के। देवगिरी को पे जब पहली बार जब अटैक किया था तो अलाउद्दीन खिलजी उसको हरा दिया था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठा तो रामचंद्र देव ने उसको आपको मना कर दिया कि अब मैं तुमको टैक्स नहीं दूंगा। तो मलिक कफूर के नेतृत्व में, खुद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के विरुद्ध भेजी और इस युद्ध में रामचंद्र देव पराजित हो गए, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। तो रामचंद्र देव याद रखिएगा देवगिरी के समय यादव कुल के राजा थे, उस समय यादव वंशी। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पे विकसित हुई? देखिए खालिसा भूमि सबसे ज्यादा विकसित हुई अलाउद्दीन खिलजी के समय, क्योंकि आपको हम बता ही रहे हैं कि इस्लाम को ज्यादा मानता नहीं था। और ये जो वक्फ बिल आप लोग देख रहे हैं ना आजकल, वक्फ बोर्ड, वक्फ बिल, तो उस समय जो जितना भी वक्फ की जमीन जो थी, अलाउद्दीन खिलजी सबसे वक्फ की जमीन ले लिया, छीन लिया और उसको सरकारी जमीन बना दिया। इस प्रकार खालिसा भूमि जो थी अधिक पैमाने पे अलाउद्दीन खिलजी के समय बढ़ गई। देखिए इसको पढ़ लेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उन व्यक्तियों से भूमि छीन ली गई जिन्हें वह मिल्क इदारी प्रथा जो थी, इदरार जो था, इनाम तथा वक्फ, मतलब होता है ना इनाम में मिल गया, या वक्फ मतलब धर्मार्थ के लिए प्राप्त हुई भूमि को वक्फ कहते हैं, मतलब धर्म के लिए मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, या कोई हॉस्पिटल बनाना है, उसको वक्फ की भूमि बोला जाता है, आदि के रूप में मिली थी फलता खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। आगे, किस सुल्तान ने जमीन के फसल की नपाई का आधा राजस्व रूप दान में ले, मतलब रूप में लिया? राजस्व के रूप में 1/2 मतलब 50% किसने ले लिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी लिया था, लेकिन इसमें सी आंसर दिया है बीपीएससी, ठीक है ना, ऐसे आंसर ई होना चाहिए था, लेकिन इसमें बीपीएससी सी दिया है आंसर। तो खिलजी वंश का क्वेश्चन तो है, लेकिन ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये भी पगला था, ये भी 50% लेता था, याद रखिएगा, ये तो अजीब अजीब काम ही करता था। मोहम्मद बिन तुगलक जब मरा था ना, तो आपको बर्नी ने एक कथन बोला था कि जनता को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी जनता से मुक्ति मिल गई, ठीक है। आगे देखिएगा, उसको विद्वान मूर्ख भी कहा जाता है बहुत पढ़ा लिखा था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति के कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसपे अनाज के रूप में लेने पर जोर दिया गया। इसके पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर वही बात है, लेकिन सी बताया है इसने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। देखिए एक एक लाइन कराएंगे आप लोगों दोस्तों, एक एक लाइन, ऐसा कोई लाइन नहीं है जो स्किप करेंगे। अगर कुछ हम स्किप कर रहे हैं तो वो हम लाइन बाय लाइन पूरा सेंटेंस बोल दे रहे हैं तभी स्किप कर रहे हैं, वो भी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे बस ये जो लिखा है कि इसको बीपीएससी ने इस आंसर को ये माना, वो भी पढ़ना जरूरी नहीं है, हम आप बोल देंगे तो उतना आप ट्रस्ट करिए। आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उतना आप ट्रस्ट करिए। और सेशन पसंद आया होगा और आप लोग को ये सेशन रेगुलर चाहिए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज। आगे देखते हैं, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट कराने का। देखिए पीपीटी बना के पढ़ाना बहुत मुश्किल, बहुत आसान होता है, इस व्हाइट पेज को लगा के क्लियर दिख भी नहीं रहा है तो उसमें बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमको दिख भी नहीं रहा है कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो जब अपलोड होगा तब पता चलेगा। और जब मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास करेंगे हम लोग तो उसको लाइव करेंगे, क्या उसको लाइव करेंगे, टाइमिंग आप लोग को हम बता देंगे, जो मेडाइवल हिस्ट्री का आखिरी क्लास होगा। आगे, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र विजय में किसको नियुक्त किया गया था? वही देखिए मलिक कफूर को ही दक्षिण अभियान के लिए। और द्वार समुद्र जो है, द्वार होयसल की राजधानी थी। कहाँ की थी? होयसल की राजधानी थी द्वार समुद्र। और द्वार समुद्र के विजय के लिए किसको भेजा था? तो मलिक कफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए मलिक कफूर को नियुक्त किया गया। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र थी और वहां का शासक
भल्लाल तृतीय था। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर विजय का श्रेय किसको जाता है? मलिक कफूर को जाता है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? देखिए, निजामुद्दीन औलिया जो थे, मतलब समझिए बहुत चमत्कारी पुरुष थे, उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। तो सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी बोला कि हम आपको दान उन देंगे, औलिया जी हमको थोड़ा सा भेंट मुलाकात करिए, थोड़ा सा हाथ उठ देखिए, थोड़ा सा आशीर्वाद दुआ दीजिए। तो उन्होंने अपने शिष्य से बोला, आमिर खुसरो से बोला कि खुसरो, अगर सुल्तान एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। याद रखिएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों से अधिक सुल्तानों का शासन काल देखा था, ठीक है, जो एक के बाद एक सत्तासीन हुए, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी संभवतः पहले शासक थे जिसने शेख निजामुद्दीन की महानता एवं प्रसिद्धि सुनकर उन्हें कुछ गांव देने की पेशकश की तथा उनसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तो शेख ने यह कहते हुए मिलने से मना कर दिया कि मेरी खानकाह में 2 द्वार है, सुल्तान एक से प्रवेश करेगा तो मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। इसके उपरांत भी जब सुल्तान जलालुद्दीन ने औलिया से मिलने की चेष्टा की तो जाहिर की तो शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रिय शिष्य आमिर खुसरो द्वारा इसकी सूचना औलिया को प्रदान कर दी गई। मतलब पहले ऐसे डायरेक्ट जब मिलने आ रहा था तो आमिर खुसरो उनको बता देते थे और औलिया क्या करते थे, अपने गुरु के पास चले जाते थे, ठीक है। और देखिए, औलिया सूचना मिलते ही तुरंत अजोधन अपने गुरु बाबा फरीद की जियारत के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार औलिया सुल्तान से प्रत्यक्ष रूप से मिलने से कतराते रहे। आपसे पूछेगा कि बाबा फरीद के शिष्य कौन थे, तो निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन थे, तो वो थे आमिर खुसरो, जिनको तोता ए हिंद कहा जाता है, खड़ी बोली के जनक थे। हिंदी जो आज हम लोग खड़ी बोली बोलते हैं, उर्दू और इसका जो मिक्स है, अरबी और हिंदी का जो मिक्स है वही उर्दू बन गया और यहाँ पे खड़ी बोली बोला जाता है। आगे देखते हैं, कुछ स्रोतों में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भी औलिया से मिलने की बात का उल्लेख मिलता है, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में सीधे ऐसी नाटकीय घटना नहीं मिलती है जैसे जलालुद्दीन खिलजी के साथ मिलती है। आगे देखते हैं, सल्तनत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बता दिया मैंने आपको, मूल नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, भू राजस्व 1/2 मतलब 50%, ये सब किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़ा धाग प्रथा, घराई कर, चराई कर, ये सब किसने लगाया? आपको अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए, मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे खरीदा था, किसने खरीदा था? देखिए, नुसरत खान नाम के एक सिपाही थे, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। और ये क्या किया था? छीन लिया था किसी से, मतलब गुजरात पे जब लूटपाट करने के लिए गया था। देखिए, इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? 1000 दिनारी, 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार में ये खरीदा गया था, समझिए। इसके जो मालिक हैं, इसमें यही लिखा है, देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार के एस लाल की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ खिलजी के अनुसार लगभग 1299 में अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के दौरान सेनापति नुसरत खान ने यहाँ के समृद्ध बंदरगाह खंबात का जो खाड़ी है वहां पर हमला किया। इस अभियान में प्रचुर मात्रा में सोना, चांदी, रत्न और कई कीमती वस्तुएं हाथ लगी। इसी दौरान नुसरत खान को दास मलिक कफूर हाथ लग गया, ठीक है। और मलिक कफूर को क्या किया? उससे छीन लिया, उसके मालिक से छीन लिया। चूंकि मलिक कफूर के मालिक ने उसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। लूट के माल के साथ मलिक कफूर को भी नुसरत खान ने अलाउद्दीन के पास दिल्ली भेज दिया। आगे चलकर कफूर की असाधारण प्रतिभा को व्यक्तित्व की से प्रभावित होकर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वास पात्र सेनापति बन गया। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्कन का अभियान और उससे विजय का श्रेय मलिक कफूर को जाता है। इस विवरण से स्पष्ट है कि नुसरत खान ने मलिक कफूर को खरीदा नहीं था, बल्कि गुजरात अभियान के दौरान बलपूर्वक बंधक बना लिया था। आगे देखेंगे, इनमें से वह खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था?
इल्तुतमिश नहीं होगा, अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा। देखिए आंसर कोई नहीं होगा, ई हो जाएगा। मतलब विरोध कोई नहीं किया था, मतलब एक होता है ना इग्नोर करना और एक विरोध करना, तो विरोध कोई नहीं किया था। एक राजा था, देखिए एक राजा था जिसका नाम था आपको, जिसका नाम था मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और खलीफतुल्लाह की उपाधि धारण की थी। आपसे क्वेश्चन पूछेगा सल्तनत काल का वह सुल्तान जिसने खुद को खलीफा घोषित कर दिया, वह था मुबारक शाह खिलजी, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, अब यहां से शुरू हो रहा है तुगलक वंश। तुगलक वंश जो दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा राजवंश है। चलिए तुगलक वंश के बारे में देखते हैं। तुगलक वंश कब से कब तक, तुगलक वंश कब से कब तक चला? तुगलक वंश आपको चला 1320 से लेके 1414 एडी ईस्वी, ठीक है। देखिए निम्नलिखित शासकों में से किसे सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो खिलजी, देखिए खिलजी किया 20 साल, मोहम्मद बिन तुगलक बहलोल लोदी, देखिए बहलोल लोदी किया 38 साल, हम आपको बताए थे ना ये क्वेश्चन आएगा। बलबन भी लगभग 21 साल किया, ये तो और कम किया, याद रखेंगे। दिल्ली सल्तनत देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, अच्छा 26 साल, मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल, 26 साल। देखिए अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 साल, मोहम्मद बिन तुगलक लगभग 26 साल, गियासुद्दीन बलबन लगभग 20 से 21 साल और लोदी जो है 38 साल, याद रखिएगा। और फिरोज शाह तुगलक 37 साल, फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा 37 साल, और मोहम्मद बिन तुगलक 26 साल। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, तब ना चला है 94 साल तक शासनकाल। आगे चलिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए रोजगार दिलवाया? फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है। दास विभाग फिरोज शाह तुगलक, दान विभाग, दीवान बंदगान, दारुल शफा, खैराती अस्पताल, सबसे ज्यादा नहर, ये सब किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने। अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को, मेरठ के टोपरा अभिलेख को दिल्ली शिफ्ट करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा एफएसटी। तो निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों के लिए बेरोजगारों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर यानी कि रोजगार दफ्तर खोलकर प्रत्येक मनुष्य के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उनके बेकारी की समस्या का हल करने का प्रयास किया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा दास थे? तो दास का बहुत शौक था इसको नौकर रखने का, फिरोज शाह तुगलक को। देखिए तुगलक वंश की स्थापना जो थी ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी, ठीक है, ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी। उसके बाद एमबीटी बना, जीबीटी, उसके बाद एमबीटी, एमबीटी वही जो पगला था, खगोल शास्त्री था, बहुत बड़ा ये था, टकसाल बैठ गया था उसके समय, दिल्ली से राजधानी दौलताबाद शिफ्ट कर दिया था। तो ये सब अजीबोगरीब फैसला लेने के कारण इसको पगला बोला गया था, विद्वान मूर्ख बोला जाता था। तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके समय दास की संख्या संभवतः 1,80,000 पहुंच गई थी और उसने एक अलग से दास विभाग बनवाया था देखभाल करने के लिए, दासों का देखभाल करने के लिए, दीवान ए बंदगान, याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान, दासों की देखभाल करने के लिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था एक खैराती अस्पताल था, याद रखिएगा, एक खैराती अस्पताल खुलवाया था, चैरिटेबल हॉस्पिटल खुलवाया था उसने जिसका नाम था दार उल सफा। कुछ क्वेश्चन बच गया, टाइमिंग एक बार देख लेते हैं कितना टाइम हुआ, 54 मिनट हो गया। अरे 1 घंटे में हमको खत्म भी करना होता है दोस्तों, 1 घंटे से ज्यादा का लेंथ का वीडियो नहीं रख सकते हैं ना, नहीं तो आप लोग देखेंगे नहीं। आप लोग सोचते हैं कि आधे घंटे में ही एकदम सब कंप्लीट हो जाए। घटना चक्र तो लोग ऐसे ही कराते हैं, घटना चक्र को हम पूरा एक्सप्लेन करके करा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा।
राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था कराने वाला पहला भारतीय शासक भी कौन था? उसको तो फिरोज शाह तुगलक थे। और दार उल सफा नामक एक खैराती अस्पताल भी किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधार करने के लिए भी काम किया? ये भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फल का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए भी काम किया। उसने 1200 बगान लगाए थे, याद रखिएगा, 1200 बगान लगाए थे दिल्ली में। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण कराया था? तो ये भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, याद रखिएगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध रहा है। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। देखिए, हक ए शर्ब एक सिंचाई कर था, मतलब अगर जैसे किसानों के पास कोई ये सुविधा तो थी नहीं, बारिश नहीं हुआ, सिंचाई नहीं हो पाई तो फसल बर्बाद, तो इसने बहुत सारा नहर का निर्माण करवाया। और 1/10, मतलब अगर तुम शाही नहर का, अगर कोई किसान अगर शाही नहर से पानी लेता है तो उपजाने के बाद 1/10, मतलब 1/10 का 1 भाग उसको चावल अनाज देना पड़ता था। ठीक है, पैदावार का 1 भाग अतिरिक्त कर के रूप में देना पड़ता था। तो बहुत अच्छा काम था ये। तैमूर के आक्रमण के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? देखिए, तैमूर ने 1398 में कब किया? 1398 एडी में तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया। और उसके बाद खिज्र खां जो है शासन में आया। और खिज्र खां किस वंश का था? तो सैयद वंश का। ठीक है, सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण ने दिल्ली के सल्तनत और तुगलक वंश की शक्ति को अत्यंत कमजोर कर दिया और उसने पतन को तीव्र कर दिया। 1412 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद शाह की मृत्यु के बाद, देखिए अंतिम शासक था ये नसीरुद्दीन महमूद शाह, कि तुगलक वंश का अंत हो गया। और 1413 में सरदारों ने दौलत खान को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु खिज्र खान ने उसको पराजित कर दिया। पराजित करके खुद बन गया राजा जी, ठीक ना, सुल्तान जी। वो तैमूर द्वारा नियुक्त मुल्तान का सूबेदार था। आगे चलकर उसने लाहौर, दीपालपुर और ऊपरी सिंध पर आक्रमण कर लिया। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 में उसने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। चलिए, अब एक टॉपिक और देख लेंगे जल्दी से। विजयनगर, लोधी वंश है, लोधी वंश के बाद विजयनगर। लोधी वंश में देखिए एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो ये बसाया था किसने? सिकंदर लोधी ने। लोधी वंश जो थे अफगान थे, अफगानी शासक थे, अफगान के थे। और लोधी वंश में बहलोल लोधी सबसे ज्यादा 38 साल तक शासनकाल बहलोल लोधी का था। बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था उसने भी कुछ कुछ मंदिर तोड़े थे, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन बहुत मंदिर तोड़ा था। नागरकोट का मंदिर तोड़ा था और वहां के ईटा को लेके दे दिया था कसाईयों को कि लो तुम इससे मांस तोलना। और अच्छा अच्छा काम भी करता था, तो ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, तो 1504 में सिकंदर लोधी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर को बसाया और अपनी राजधानी बनाई। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किए। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी, याद रखिएगा, गज ए सिकंदरी सिकंदर लोधी। गुलरुखी कविताएं लिखता था, गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी। और एक फरहंग ए सिकंदरी, मतलब एक आपको फारसी एक ग्रंथ था, आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया था जिसका नाम था फरहंग ए सिकंदरी, याद रखिएगा। और इब्राहिम लोदी इसके बाद आखिरी शासक बनता है जिसको हरा के बाबर गद्दी पे बैठ जाता है। आगे इसको डिस्कस करेंगे, पहले विजयनगर सम्राट देख लेते हैं। विजयनगर सम्राट, देखिए विजयनगर सम्राट में आपको किसने किया था? 1336 में हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का दो गो भाई थे। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर बुक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर के उस
विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। देखिए हरिहर और बुक्का है ना, तो बुक्का का बेटा था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय किस बुक्का का बेटा था? किसका? बुक्का का बेटा था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय ने ही गोवा पे कब्जा किया था, याद रखिएगा। गोवा पे कब्जा किया था, तो गोवा पे कब्जा करने वाला कौन हो जाएगा? हरिहर द्वितीय। देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? अब्दुल रज्जाक। अब्दुल अब्दुल रज्जाक जो था, रज्जाक किसके शासनकाल में आया था? देवराय द्वितीय के। देखेंगे वही लिखा हुआ है 1377 में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की। उसने कैनारा, मसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राज्य पर भू राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य ने से उसका संघर्ष हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से गोवा था। वह शिव यानी कि विरूपाक्ष रूप का उपासक था। शिव जी का एक रूप है विरूपाक्ष रूप, उनका उपासक था हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय बुक्का का बेटा था। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिसने आपको विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य के सबसे प्रतापी जो राजा थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद नाम की पुस्तक लिखी है। अमुक्तमाल्याद। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट तेलुगु कवि रहते थे। उसी कवि में से एक था तेनालीराम। तो याद रखिएगा, ठीक है। और ये तुलु वंश के थे। देखिए 4 गो वंश था ना, सालु वंश, तुलु वंश, अराविडु वंश। तो तुलु वंश के थे, याद रखिएगा ये कृष्णदेव राय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? और ये मोहम्मद बिन तुगलक के आपको समकालीन थे कृष्णदेव राय। तो देखिए कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का जो युद्ध जीता था ना, कुली कुतुब शाह से जीता था। देखिए विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी, ठीक है। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त थे, तब कुतुब शाह ने विजयनगर पर के स्थित पांगल और गुटूर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया था तथा वारंगल और कोडविडु आदि के किले जीत लिए थे। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर भी आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाही के बीच में एक संघर्ष हुआ जिससे कुतुब शाही सेना पराजित हो गई। अगला देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? देखिए मतलब जो वित्तीय व्यवस्था है उसकी मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो मेन था इन लोग का भू राजस्व। भू राजस्व ही इन लोग का मेन सिस्टम था। पढ़ लेते हैं एक बार। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों के आय प्राप्त होती थी। यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि की भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूला जाता था। मतलब 1/6 भाग भूमि कर का एक कर आदर्श दशा थी, किंतु वास्तविक में भूमि की उपज का आधार 1/6 से 1/3 के बीच में होती थी। शिष्ट जिसको भूमि कर कहा जाता था, विजयनगर साम्राज्य में भूमि कर को क्या कहा जाता था? शिष्ट, याद रखेंगे। नामक राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं? विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ मिले हैं हमें? हम्पी में। हम्पी राजधानी थी, याद रखिएगा। हम्पी वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटका में है हम्पी। हम्पी से ही विजयनगर साम्राज्य के अवशेष मिले हमें। आगे देखते हैं, हम्पी के खंडर वर्तमान कर्नाटक में अवस्थित थे। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर देखिए यहीं पर है, यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भी शामिल है। देखिए अब पूछ रहा है फारसी यात्री अब्दुल रजाक, आपको बता ही दिए थे, देवराय द्वितीय। अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय, अब्दुल रजाक देवराय
द्वितीय आगे आगे चलिए। इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालपुरम की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? तो कृष्णदेव राय की माता थी। कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी तक विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के शासक थे। इन्हें विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता था। कृष्णदेव राय ने अपनी माता नागलंबा के नाम पर नागलंबापुरम, जिसे वर्तमान में नागलपुरम कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश राज्य के तिरुपति जिले में स्थित है, इसकी स्थापना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आखिरी क्वेश्चन है, देखिए 1565 में क्या हुआ? 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसको राक्षस तांगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। विजयनगर बहुत शक्तिशाली था और उसके 4-5 गो दुश्मन थे, गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर, अहमदनगर, मतलब अगल बगल जितने भी मुस्लिम राजवंश थे, तो सब विजयनगर को जीतना चाहते थे, तो जीत नहीं पाते थे। तो 1565 में तालीकोटा के युद्ध में क्या हुआ? गोलकुंडा, बीदर, बीजापुर और अहमदनगर चारों मिलके आपको अटैक कर दिया विजयनगर पर, और इससे विजयनगर साम्राज्य क्या हुआ? ध्वस्त हो गया। और इसमें याद रखिएगा, इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था, बरार जो था इसमें शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार, देखिए फरिश्ता एक मध्यकालीन भारत के आपको एक ये थे, हिस्टोरियन थे, विद्वान थे। इसके अनुसार तालीकोटा में लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तांगड़ी था, इसीलिए इसको राक्षस तांगड़ी के रूप में भी कहा जाता है। इस युद्ध के समय विजयनगर का जो शासक था वो सदाशिव राय थे, सदाशिव राय, किंतु वास्तविक शक्ति उनके मंत्री राम राय के हाथों में थी। चलिए, ये था आपका मिडाइवल हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट जो आपका पार्ट 1। कल आप लोग के लिए पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें दिल्ली सल्तनत का साहित्य होगा, दिल्ली सल्तनत का आपको प्रशासन होगा, और भी जो भी चैप्टर होगा 3 दिन में मिडाइवल हिस्ट्री खत्म करके मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग चालू कर देंगे। सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। ऐसे ही बने रहिएगा इंद्राणी क्लासेस पे। जय हिंद, जय भारत।